उस समय मैं विदेश विभाग में उच्च पद पर कार्यरत था। प्रतिदिन प्रातःकाल मैं लुक्सेमबर्ग के उद्यानों में टहलने जाया करता था। मई का महीना था। नवपल्लवों और कोमल कलियों से उठती मधुर सुगंध मेरे मन को ताजगी से भर देती थी। मंद पवन के साथ फूलों की भीनी महक मेरे विचारों को जैसे किसी और ही लोक में ले जाती थी। इन्हीं दिनों एक अत्यंत सुंदर युवती प्रायः उसी पथ पर टहलती दिखाई देने लगी। वह बीच बीच में कनखियों से मेरी ओर देख लेती और फिर ऐसे अनजान बन जाती मानो उसने मुझे देखा ही न हो। एक सुबह मैंने उसे एक बेंच पर बैठा पाया। उसके हाथ में एक उपन्यास था और वह पढ़ने का अभिनय कर रही थी। मेरे मन में उससे बातचीत करने की तीव्र इच्छा जागी। साहस कर मैं उसके समीप जा बैठा। कुछ ही क्षणों में परिचय हुआ और 5-10 मिनट की बातचीत के भीतर ही हमारे बीच एक अनकहा अपनापन स्थापित हो गया। इसके बाद हमारा मिलना नियमित हो गया। वह अपना नाम श्रीमती अनिता वर्मा बताती थी। उसने कहा कि उसका पति गृह विभाग में एक साधारण कर्मचारी है। उसका वेतन कम है और वह जीवन से अत्यंत असंतुष्ट है। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों का ऐसा मार्मिक चित्र खींचा कि मेरे हृदय में उसके प्रति सहानुभूति जाग उठी। मैंने भी अपना वास्तविक परिचय उसे दे दिया। यह जानकर कि मैं उच्च पद पर हूं, उसने आश्चर्य और सम्मान का अभिनय किया। दूसरे ही दिन वह मेरे कार्यालय में मुझसे मिलने आ पहुंची। धीरे धीरे उसका वहां आना नियमित हो गया। अधीनस्थ कर्मचारी उसे परिहास में मिसेज आर्यन कहने लगे, क्योंकि आर्यन मेरा नाम था। 3 महीने तक हमारा संबंध अत्यंत घनिष्ठ बना रहा। एक दिन वह अत्यंत व्याकुल अवस्था में मेरे पास आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा म्लान था और स्वर कांप रहा था। बहुत आग्रह करने पर उसने हकलाते हुए कहा, मुझे मुझे गर्भ ठहर गया है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने किसी प्रकार स्वयं को संभालते हुए पूछा, पर तुम्हारा विवाह तो हो चुका है? उसने उत्तर दिया, हाँ, पर मेरे पति इस समय स्पेन गए हुए हैं। उन्हें गए 2 महीने हो चुके हैं। मैं इस उत्तरदायित्व से बच निकलने का उपाय सोचने लगा। अंततः मैंने कहा, तुम तुरंत अपने पति के पास चली जाओ। वह संकोच से मुस्कराई। मैं उसकी मंशा समझ गया। मैंने एक लिफाफे में पर्याप्त धन रखकर उसे दे दिया। वह स्पेन जाने के बहाने चली गई। कुछ ही दिनों बाद मुझे बार्सिलोना से उसका पत्र मिला। फिर मैड्रिड, सेविल और ग्रेनाडा से पत्र आते रहे। एक पत्र में उसने लिखा, प्रियतम, मैं स्वस्थ हूं। अभी लौटना उचित नहीं। मेरा रूप बिगड़ गया है। तुम्हें घृणा होगी। मेरे पति को कुछ संदेह नहीं। 8 महीने बाद वेलेंसिया से एक संक्षिप्त पत्र आया, पुत्र हुआ है। कुछ समय पश्चात वह अचानक मेरे घर उपस्थित हुई। पहले से अधिक सुंदर और स्वस्थ दिख रही थी। हमारा संबंध फिर पूर्ववत हो गया। समय समय पर वह अपने बच्चे की चर्चा करती रहती, जिसका नाम उसने मेरे नाम पर आरव रखा था। मैं बीच बीच में उसे धन दे देता, पर बच्चे में मेरी कोई विशेष रुचि न थी। 2 वर्ष बीत गए। वह बार बार आग्रह करती कि मैं बच्चे को देखूं। अंततः मैंने निश्चय किया कि एक दिन पार्क में उससे मिलकर बच्चे को देख लूंगा। पर जाने से पहले मेरे मन में विचार आया, यदि उसे देखकर स्नेह उमड़ आया तो बेहतर है न देखूं। इसी बीच मेरे बड़े भाई आदित्य मेरे पास आए। उनके हाथ में एक गुमनाम पत्र था। उसमें लिखा था, जिस स्त्री से आपका संबंध है वह आपको धोखा दे रही है। जांच कीजिए। मैंने सारा वृत्तांत भाई को बताया और उनसे जांच करने को कहा। उन्होंने पता लगाया, अनिता का पति वास्तव में सरकारी कर्मचारी है, पर उसकी पत्नी कभी विदेश नहीं गई। न ही उसका कोई बच्चा है।
मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले दिन मैंने भाई को अपने कक्ष में बैठाया और अनीता को बुलाया। वह आई और मुझे समझकर आगे बढ़ी, पर अपरिचित व्यक्ति को देखकर ठिठक गई। भाई ने शांत स्वर में पूछा, क्या यह सत्य है कि आपका कोई बच्चा नहीं? वह कुछ क्षण चुप रही, फिर हंस पड़ी, हाँ सत्य है। न मैं स्पेन गई, न मेरा कोई बच्चा हुआ। भाई ने उसे धन का लिफाफा देते हुए कहा, मेरे भाई ने यह अंतिम भेंट भेजी है। अब आप दोनों का कोई संबंध नहीं रहेगा। उसने बिना झिझक लिफाफा रख लिया और मुस्कुराकर बोली, उन्हें कहिए मैं उन्हें सचमुच चाहती थी। भाई ने जिज्ञासावश पूछा, यह सब छल क्यों? वह बोली, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मेरे जैसी साधारण स्त्री बिना युक्ति और अभिनय के इतने बड़े अधिकारी को 3 वर्ष तक बांधे रख सकती थी? भावना का नाटक ही मेरा साधन था। यह कहकर वह चली गई, जैसे मंच की अभिनेत्री अपना अंतिम दृश्य निभाकर जा रही हो। उस दिन के बाद से मैं ऐसी चतुर और छलपूर्ण स्त्रियों से सदैव सावधान रहता हूँ।